हेलो एवरीवन, दृष्टि के टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन सीरीज लेकर आए हैं, जिसके अंतर्गत हमने हमारे पूरे सिलेबस में, ध्यान रखिएगा, नेट जेआरएफ का जो सिलेबस है यूजीसी नेट भूगोल का, इस ज्योग्राफी के सिलेबस में जो हमारे पास 10 यूनिट मेंशन है, 10 की 10 यूनिट से दिसंबर 2023 के एग्जाम में, दिसंबर 2023 का जो नेट जेआरएफ का एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम में किस तरीके से प्रश्नों को फ्रेम किया गया है, कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, किन टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं, पर हम चर्चा करेंगे। आप सभी जानते हैं कि हमने इस पूरी सीरीज के यूनिट वाइज वीडियो तैयार किए हैं, जिसमें आपको कुछ वीडियो मिल भी गए होंगे, जिसमें हमने यूनिट 1 से क्रमशः पूरी सीरीज एक संचालित की है, जिसमें आज हम चर्चा करने वाले हैं यूनिट 10 से संबंधित पूछे गए प्रश्नों के बारे में, यानी भारत के भूगोल, जो कि हमारे सिलेबस में 10वीं यूनिट है ना। भारत के भूगोल से नेट जेआरएफ के एग्जाम में दिसंबर 2023 में किस तरीके से प्रश्नों को पूछा गया, किस तरीके से प्रश्नों को फ्रेम किया गया, आज हम उन प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले शुरू करेंगे कि आखिर किस तरीके से प्रश्नों को फ्रेम किया गया है। ध्यान रखिएगा, यूनिट 10 भारत का भूगोल यानी ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। देखते हैं पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है, भारत में प्राकृतिक आपदाओं के संदर्भ में असत्य कथन को पहचानिए। सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है, क्या लिखा है, असत्य कथन को आपको पहचानना है। तो आप प्रश्नों को पढ़ते हुए ये जरूर ध्यान दें कि आखिर प्रश्न में लिखा क्या है, सत्य कथन या असत्य कथन। ठीक है, तो आपको यहाँ पर असत्य कथनों को पहचानना है। 4 आपको स्टेटमेंट दिए हुए हैं, 4 स्टेटमेंट में से आपको दिए गए विकल्पों में से आपको सही उत्तर का चयन करना है। आइए देखते हैं स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट 1 है, राष्ट्रीय बाढ़ कमीशन ने भारत में 40 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र को बाढ़ की आशंका वाला चिन्हित किया है। दूसरा कथन है, भारत का लगभग 1/3 भूक्षेत्र भूस्खलन के खतरे की चपेट में है। तीसरा कथन है, मुंबई और कोलकाता की अपेक्षा तूतीकोरिन अधिक भूकंपीय संवेदनशील जोन में स्थित है। और चौथा कथन है, 26 दिसंबर 2004 का सुपर साइक्लोन ओडिशा में जान और माल की बहुत अधिक हानि में परिणित हुआ। ध्यान रखिए, यहां पर हर सेंटेंस में एक एक प्रश्न, एक एक शब्द ये क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, पहला कथन क्या है कि राष्ट्रीय बाढ़ कमीशन ने भारत में 40 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र को बाढ़ की आशंका वाला चिन्हित किया। इसके लिए, इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको कुछ तथ्यों को याद रखना जरूरी था। कुछ तथ्यों के साथ साथ इस प्रश्न में ध्यान रखिए, करंट अफेयर से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। करंट अफेयर के सवाल क्यों? क्योंकि यदि आपने राष्ट्रीय बाढ़ कमीशन के बारे में नहीं पढ़ा, कहीं ना कहीं जो आसपास बाढ़ की घटनाएं घटित हो रही हैं, इसकी वजह से यहाँ पर राष्ट्रीय बाढ़ कमीशन इंपॉर्टेंट हो गया। तो राष्ट्रीय बाढ़ कमीशन में क्या क्या चीजें मेंशन की गई थी, ये इंपॉर्टेंट हो गया। और यहाँ राष्ट्रीय बाढ़ कमीशन के संदर्भ में जो पहला कथन है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि राष्ट्रीय बाढ़ कमीशन ने कहा है कि भारत में 40 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र ऐसा है जो किससे प्रभावित है, जो बाढ़ की आशंका वाला क्षेत्र है। इससे चिन्हित किया गया है कि इस 40 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में बाढ़ आने की संभावना क्या होगी, बढ़ जाएगी या बनी रहेगी, आशंका जताई गई है। ठीक है, दूसरा कथन है, भारत का लगभग 1/3 भूक्षेत्र भूस्खलन के खतरे की चपेट में है। देखिए, अब बात आती है लैंडस्लाइड की, भूस्खलन की। तो देखिए, हम सभी जानते हैं कि भारत में लैंडस्लाइड वाले क्षेत्र बहुत कम देखने को मिलते हैं। आप ये नहीं कह सकते हैं कि 1/3 हिस्सा इससे कवर करता है, नहीं, यह बात हो जाएगी गलत। क्यों? क्योंकि यदि आप बर्फीले या बर्फ ढके हुए क्षेत्रों को छोड़ दें तो भारत में 12.6% हिस्सा है जो किससे प्रभावित है, जो भूस्खलन के चपेट में आ सकता है। यानी आप यदि भारत की बात करें तो बर्फ से ढके हुए क्षेत्रों को छोड़ दिए तो देश का लगभग 12.6% भौगोलिक भूमि है जहां पर भूस्खलन आने की क्या है, संभावना है। ध्यान रखिएगा, संभावना। अब इस 12.6% वाले इस रीजन की यदि हम बात करें और इसे हम किस में डिवाइड करते हैं, 100% में से लेके चलते हैं, तो इसमें भी जो सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र है, ध्यान रखिएगा, लगभग 66.5% भूस्खलन कहाँ है, उत्तर पश्चिमी हिमालय, नॉर्थ ईस्ट हिमालयन रीजन में। ध्यान रखिएगा कितना, लगभग 66.5%। और लगभग 18.8% कहां पर है, उत्तर पूर्वी हिमालय में। ध्यान रखिए, पहले में हमने चर्चा की है किसके बारे में,
नॉर्थ ईस्ट नहीं, नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा 66%। आप इसे 66 पूरा भी लिख सकते हैं, 5%। और नॉर्थ ईस्ट हिमालयन जो रीजन है, नॉर्थ ईस्ट हिमालयन रीजन में यदि प्रतिशत की बात की जाए तो आपको ध्यान क्या रखना है कि लगभग 18.8% रीजन या यह क्षेत्र किससे प्रभावित है, भूस्खलन वाले क्षेत्र से प्रभावित है। इसके अलावा भारत की ही यदि हम बात करते हैं तो जो भारत का, हमने भारत के मैप में देखा होगा आपने, कुछ इस तरीके से मैप है जिसमें यह जो रीजन है ये पश्चिमी घाट, तो जो पश्चिमी घाट वाला क्षेत्र है, पश्चिमी घाट वाला क्षेत्र भी भूस्खलन से प्रभावित है। ऐसा माना जाता है कि लगभग 14.7%, ध्यान रखिएगा, लगभग 14.7% वह हिस्सा है पश्चिमी घाट का जो किससे प्रभावित माना जा सकता है, भूस्खलन से प्रभावित माना जा सकता है। तो यहाँ पर हमारा जो दूसरा सेंटेंस है, दूसरा सेंटेंस क्या है, गलत है, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है 1/3, ठीक है। तो यहाँ दूसरा सेंटेंस गलत हो जाएगा, पहला सेंटेंस सही है। तीसरा है मुंबई और कोलकाता की अपेक्षा तूतीकोरिन अधिक भूकंपीय संवेदनशील जोन है। देखिए, यदि हम प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की बात करते हैं, PIB की बात करते हैं, तो उसने वर्ष 2021-22 के आसपास एक डेटा जारी किया था जिसमें भूकंप को उसने 4 जोन में क्या किया था, डिवाइड किया था। अब यदि हम इन 4 जोन की बात करते हैं और उसे हम देख भी लेते हैं मैप के थ्रू, भूकंप प्रभावित वाले क्षेत्र में यदि हम बात करें इस रीजन की, इन 4 जोन की, तो जोन 2, जोन 3, जोन 4 और जोन 5 है, ठीक है। आपके प्रश्न में क्या मेंशन है, प्रश्न में है 2 चीजें, मुंबई कोलकाता की अपेक्षा तूतीकोरिन, तो आपको इनकी लोकेशन भी पता होनी चाहिए। मुंबई यानी हम महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, कोलकाता यानी हम पश्चिम बंगाल की बात कर रहे हैं, तूतीकोरिन यानी हम तमिलनाडु की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं इस रीजन में कि ये कौन कौन सी भूकंपीय क्षेत्र में शामिल है। देखिए, यदि हम बात करें मुंबई की तो यहाँ पर है, ठीक है, जबकि मुंबई देखिए आपने यहाँ क्या लिखा हुआ है, यह कौन से क्षेत्र है, यह भूकंप प्रभावित जोन है चौथा, मुंबई भूकंप प्रभावित जोन 4 में शामिल है। वहीं यदि हम बात करें कोलकाता की तो पश्चिम बंगाल में कोलकाता भूकंप प्रभावित जोन 4 में शामिल है, और जोन 4 यानी समझिए यहाँ पर भूकंप प्रभावित क्षेत्र ज्यादा है, और जोन 2 क्या है, लीस्ट भूकंप प्रभावित है, लीस्ट यानी सबसे कम। और जो आपने तूतीकोरिन की बात की वो तमिलनाडु के यहाँ पर है, और तूतीकोरिन आप ब्लू कलर में देख सकते हैं कि जोन 2 में शामिल है, यानी तूतीकोरिन में अपेक्षाकृत मुंबई और इसकी तुलना में इनकी संभावना या भूकंप की संभावना क्या है, बहुत कम है, क्या है, बहुत कम है। और प्रश्न में क्या कहा गया है, प्रश्न में कहा गया है कि ये संभावना अधिक है। तो आइए इसे भी देखते हैं, प्रश्न में क्या है, मुंबई कोलकाता की अपेक्षा तूतीकोरिन अधिक संवेदनशील क्षेत्र जोन में है, लेकिन नहीं था ऐसा, है ना, क्योंकि आपने क्या देखा कि जो मुंबई है और जो कोलकाता वाला रीजन है यह जोन 4 में शामिल होते हैं, जोन 4, जोन 5 ही ज्यादा सेंसिटिव भूकंप के लिहाज से जोन 2 की तुलना में, ठीक है। तो तीसरा कथन भी गलत हो गया। चौथा कथन है 26 दिसंबर 2004 का सुपर साइक्लोन ओडिशा में, ध्यान रखें इसमें क्या है, ओडिशा में जानमाल की हानि बहुत अधिक हुई थी, यह कथन गलत है, क्योंकि 26 दिसंबर 2004 का जो सुपर साइक्लोन है उसने सबसे खतरनाक तबाही मचाई थी, कहां पर, साउथ वाले हिस्से में इंडिया के, जिसमें आप तमिलनाडु को शामिल कर सकते हैं, और तमिलनाडु में बहुत अधिक जान माल की हानि देखने को मिली थी। तो यहाँ पर चौथा कथन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब आपको देखना है इसमें क्या पूछा गया, असत्य कथन बताने हैं। तो असत्य कथन कौन कौन से हो गए, 2, 3 और 4। आइए देखते हैं ऑप्शन में कहां पर है, ABCD 4 ऑप्शन है, जिसमें से 2, 3 और 4 ऑप्शन बी में है, यानी आपका बी इस प्रश्न का क्या होगा, सही जवाब होगा। तो ध्यान रखिएगा, इंडिया के संदर्भ में हर एक सेंटेंस अपने आप में इंपॉर्टेंट है, हर एक चीज इंपॉर्टेंट है, इनसे कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं, ये सारी चीजें हैं। जो भी हमारे पास प्राकृतिक आपदाएं हैं, हमारे देश में जो भी प्राकृतिक आपदाएं हैं, तो हमारे पास प्राकृतिक आपदाओं से जुड़ा हुआ जो डेटा है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसे आपको ठीक से ध्यान रखना होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक्स टाइप, कृष्णा नदी की सहायक नहीं है। ध्यान रखें, निम्नलिखित में से कौन सी नदी, 4 ऑप्शन है आपके पास, कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है, ठीक है। आपके पास ऑप्शन में है मांजरा, मूसी, कोयना और भीमा। तो कृष्णा नदी की यदि हम सहायक नदियों की बात करें, देखिए सबसे पहले बात, कृष्णा नदी बहुत इंपॉर्टेंट नदी है। यदि आप प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के संदर्भ में चर्चा करें, कृष्णा नदी के क्षेत्र की बात करें तो ये अपने आप में एक बड़ी रिवर के नाम से या बड़ी रिवर के रूप में जानी जाती है, ठीक है। आइए कृष्णा नदी से जुड़ी हुई इमेज भी देख लेते हैं। यह आपने जो देखा यह है कृष्णा रिवर,
कि जो प्रवाहित हो रही है कृष्णा रिवर पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों में है, जो अपना डेल्टा बनाती है। कहां पर बनाती है ये आपको कहां बताना है, कमेंट सेक्शन में बताना है। कृष्णा रिवर की यदि हम बात करें तो आपने देखा होगा कि कृष्णा रिवर की जो सहायक नदियां हैं उसमें मुनेरू, मूसी, हालिया, जिंडी, भीमा आपने देखा ये नदी भी शामिल है। इसके अलावा कोयना, पंचगंगा आपने देखा, बहुत सारी इंपॉर्टेंट है, मालप्रभा, तुंगभद्रा, ये प्रमुख नदियां हैं जो कृष्णा नदी की क्या है, सहायक नदी है। ठीक है, लेकिन यदि हम हमारी बात करें कि आखिर प्रश्न में क्या पूछा गया, तो प्रश्न में पूछा गया है किस नदी के बारे में, आपने देखा कि मंजीरा नदी के बारे में, ये माफ कीजिएगा, कृष्णा नदी की सहायक नदी के बारे में। तो आपने देखा कोयना तो है, मूसी भी है और भीमा भी है, जो किसमें है, हमारे प्रश्न में है। ये देखिए मूसी भी है आपने देखा, भीमा भी है आपने देखा, कोयना भी है, लेकिन जो हमारे पास ऑप्शन में मांजरा रिवर है यह नहीं है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए मांजरा, जो कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। अब इंपॉर्टेंट बात कि यह मांजरा किसकी सहायक नदी है, तो मांजरा सहायक नदी है गोदावरी रिवर की, ध्यान रखिएगा, गोदावरी रिवर की सहायक नदी है मांजरा। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को, उस पर चर्चा करते हैं। अगले प्रश्न के बारे में प्रश्न है, धारवाड़ की मस्की बैंड, ध्यान रखें, मस्की बैंड और चैंपियन रीफों में निम्नलिखित किस खनिज संसाधन के महत्वपूर्ण भंडार निहित है। केजीएफ मूवी सबने देखी होगी, और हम जब भारत के प्रायद्वीपीय भारत की बात करते हैं, प्रायद्वीपीय भारत में हम कोलार क्षेत्र की बात करते हैं, और हम बात करते हैं धारवाड़ इलाके की, तो धारवाड़ इलाके में भी खास तौर पर मस्की बैंड या चैंपियन रीफ्स की जब हम बात करते हैं, केजीएफ मूवी में चैंपियन रीफ के बारे में भी चर्चा विस्तार से की गई है, आपने उसे ध्यान से देखा भी होगा। ठीक है, देखें जो धारवाड़ का मस्की बैंड है, जो धारवाड़ का चैंपियन रीफ है, वहां पर जो खनिज है, महत्वपूर्ण खनिज है, वह है गोल्ड, और पूरी मूवी भी बेस्ड है किस पर, गोल्ड पर। आप वहां से इस प्रश्न को हल कर पाते यदि आपने उस मूवी को ठीक से देखा होता। हालांकि जिसने नहीं देखा है तो उसके लिए सही जवाब ध्यान रखिएगा, गोल्ड, ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब है। इसके अलावा यदि आप धारवाड़ इलाके की बात करते हैं, मस्की बैंड वाले क्षेत्र की बात करते हैं, यहाँ पर आयरन ओर भी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। कई बार आपने देखा होगा चर्चा में रहा है, टाइटेनियम भी यहाँ देखने को मिला है। लेकिन प्रमुख यदि महत्वपूर्ण खनिज संसाधनों की बात की जाए, इन दोनों को मर्ज कर दिया जाए, मस्की और चैंपियन रीफों को, तो ध्यान रखिएगा गोल्ड इस प्रश्न का सही जवाब होगा डी। यहाँ पर खनिज संसाधन के महत्वपूर्ण भंडार कहाँ किसके हैं, गोल्ड के, ना कि यूरेनियम के, ना हीरे के और ना ही प्लेटिनम के। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसे आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं क्योंकि हीरा, प्लेटिनम, यूरेनियम इस इलाके में, इस क्षेत्र में नहीं पाया जाता है, इस वजह से आप डायरेक्ट आंसर लगा सकते थे यहाँ सोना, ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, भारत की जलवायु दशाओं के संदर्भ में सही कथनों को पहचानिए। आपके पास भारत की जलवायु दशाओं के संदर्भ में कथन दिए हुए हैं, और ये कथन यदि आपने ठीक से पढ़ा होगा जलवायु दशाओं को, तो आप बहुत आराम से इस प्रश्न को हल कर पाएंगे। आइए देखते हैं कथन क्या है। कथन है, जुलाई महीने में 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान या सेल्सियस सेंटीग्रेड रख सकते हैं। जो तापमान रेखा है वह उत्तरी पश्चिमी भारत के विस्तृत भागों को कवर करती है। दूसरा है, जनवरी के महीने में 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रेखा प्रायद्वीपीय पठार के विस्तृत भाग को कवर करती है। तीसरा है, महानदी बेसिन क्षेत्र प्रतिवर्ष 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त करता है। महानदी बेसिन क्षेत्र यानी कौन सा क्षेत्र, आप ओडिशा, छत्तीसगढ़ वाले इलाके की बात कर सकते हैं, कोई अन्य राज्य भी यहाँ पे शामिल है, लेकिन जो प्रमुख क्षेत्र है वो वही है। और चौथा कथन है, 10 अक्टूबर तक दक्षिण पश्चिमी मानसून प्रायद्वीपीय, ध्यान रखें कौन से वाले, भारतीय प्रायद्वीपीय प्रदेश से पूर्णतः पीछे हट जाता है। अब आपको बताना है कि इन चार कथनों में से निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर कौन सा है। ठीक है, सही उत्तर में आपके पास ए, बी, सी, डी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। ए में है केवल 1 और 2, बी में है केवल 2 और 3, सी में है केवल 3 और 4, डी में है केवल 1 और 3। अब बात करें भारत की जलवायु दशाओं के संदर्भ में, तो ध्यान रखें कि जुलाई महीने में 30 डिग्री सेंटीग्रेड जो तापमान रेखा है वह उत्तर पश्चिमी भारत के विस्तृत भागों को कवर करती है। आपने इसके बारे में पढ़ा भी होगा और हमने इसके बारे में चर्चा किया है। आप देख सकते हैं किसे, ज्योग्राफी कंसेप्ट टॉक के जलवायु संबंधित जो आपको एपिसोड दिखाया गया है उसमें। ठीक है, अब बात करें दूसरे, तीसरे, चौथे सेंटेंस की, तो ध्यान रखिए अब यहाँ तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड हमने बात की जुलाई के बारे में। जनवरी यदि महीने की बात की जाए तो क्या ये 30 डिग्री समताप रेखा प्रायद्वीपीय पठार के विस्तृत भाग को कवर करती है? नहीं, यहाँ पे ये सेंटेंस है गलत। महानदी बेसिन क्षेत्र ध्यान रखिएगा
कि प्रतिवर्ष 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त करता है उत्तर पश्चिमी मानसून के प्रभाव की वजह से। ठीक है, तो यह सेंटेंस सही है। चौथा, 10 अक्टूबर तक दक्षिण पश्चिम मानसून प्रायद्वीपीय भारतीय प्रायद्वीपीय प्रदेश से पूर्णतः पीछे हट जाता है। यह कथन है गलत। ठीक, अब बात करें, अब यदि हम बात करते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून के संदर्भ में, तो आप सभी जानते हैं कि जो दक्षिण पश्चिम मानसून है, दक्षिण पश्चिमी जो पवनें चलती हैं उसकी वजह से आता है। यहाँ पर जो पश्चिमी घाट है उसकी वजह से ये पवनें से टकराती है, इसके बाद आगे मानसून कार्य करता है। केरल में सबसे पहले आवागमन होता है मानसून का जून के, अमूमन ऐसा माना जाता है कि जून ही वह महीना है, शुरू में प्रारंभिक सप्ताह है जो वहां पर मानसून प्रवेश कर जाता है, इसके बाद यह आगे बढ़ता है। अब बात करें यदि हम भारत के इस प्रश्न के सही आंसर के बारे में, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर 1 और 3 कथन सही है, 2 और 4 गलत है। बताना क्या है, सही कथन कौन सा है। सही कथन में 1 और 3 ढूंढिए इस प्रश्न में, 1 और 3 यानी ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित दर्रों के युग्म में कौन सा सिक्किम में अवस्थित है। अब इंपॉर्टेंट बात, आपको भारत के समस्त दर्रों के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, यानी यदि आप भारत को पढ़ रहे हैं तो आपको इसके पूरे दर्रों के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। कहां कहां पर पासेस बनाए गए हैं। आपके पास ऑप्शन में है नाथुला तथा नीतिला, जेलेपला तथा नाथुला, लेपुला तथा थांगाला, ध्यान रखें, तथा थांगाला, और डी में है नाथुला तथा बारालाचला। अब इंपॉर्टेंट बात कि सिक्किम के बारे में पूछा गया, पर्टिकुलर प्लेस के बारे में। आइए इसे हम मैप में आपको दिखा भी देते हैं ताकि आप आसानी से इसे हल कर पाएंगे। ठीक है, अब यदि हम सिक्किम की बात करें और बात करते हैं इस पूरे मैप की, तो ध्यान रखें कि जो सिक्किम वाला क्षेत्र है वहां पर जो पास है वह है लेपला और नाथुला। ठीक है, तो लेपला और नाथुला की वजह से इस बात को आपको ध्यान रखना है कि यहां पर जो सिक्किम में पाए जाने वाले पास हैं, सिक्किम में जो पासेस हैं वह 2 हैं। आपको कहीं केवल नाथुला मिलेगा, लेकिन आप उसे ठीक से देखेंगे सिक्किम वाले मैप में तो आपको 2 पास नजर आएंगे, जेलेपला और नाथुला। तो ध्यान रखें, सिक्किम वाले क्षेत्र में जो भारत में दर्रे स्थित है, तिब्बत रीजन के बाद सिक्किम के लिए, सिक्किम से होते हुए भारत के लिहाज से तो 2 पासेस हैं, ये आपको याद रखना है। चूंकि आपको बहुत सारी जगह पर केवल एक मिलेगा, और वह कौन सा मिलेगा, केवल नाथुला मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा, केवल नाथुला नहीं है, एक और है जिसमें है जेलेपला, तो आपको जेलेपला भी लेकर साथ में चलना है। तो ठीक है, 2 पासेस है सिक्किम में, ऑप्शन है इस प्रश्न का सही जवाब क्या है, ऑप्शन डी। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हमारे अगले एपिसोड में कुछ खास प्रश्नों के साथ, कुछ अन्य सवालों के साथ, कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए इनके साथ। चूंकि जो हमारी प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कशन सीरीज थी दिसंबर 2023 वाली, ध्यान रखें दिसंबर 2023 वाली, वह क्या हो गई है, समाप्त हो गई है, क्योंकि हमने 10 के 10 यूनिट से पूछे गए प्रश्नों को यहाँ कवर कर लिया है। किस तरीके से प्रश्नों को फ्रेम किया गया उनके बारे में हमने चर्चा की है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहें, रिवीजन करते रहें। शुक्रिया।